सूचना के अधिकार के तहत आप लोगों को सामान्य बातें पिछले 2 लेक्चरों में बताई गई थी। अब सूचना के अधिकार के कानून को शुरू किया जाए। सबसे पहले किसी भी कानून को जब शुरू किया जाता है तो उसका प्रियम्बल देखा जाता है, अर्थात उद्देशिका देखी जाती है। जहाँ तक आरटीआई की बात है, अर्थात सूचना के अधिकार अधिनियम की बात है, आरटीआई की जहाँ तक बात है, सूचना के अधिकार अधिनियम अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन का जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसको एक एक करके देखा जाए। चूँकि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में एक फंडामेंटल राइट भी है, अतः जो भी प्रियम्बल दिया जाएगा उसी फंडामेंटल राइट को कवर करते हुए ही दिया जाएगा। देखिए क्या बातें लिखी गई हैं प्रियम्बल में, इसको देखा जाए। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाया जाए, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी हैं उसके कार्य में पारदर्शिता लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए। इसके बाद कह सकते हैं कि उसका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए, उसका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए, यानी कि सरकार के कार्यों में खुलापन होना चाहिए, जिससे कि जनता सरकार के कार्यों को आसानी से जान सके और जो प्राधिकारी सरकारी कार्य को कर रहा है उसकी लायबिलिटी क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, ये भी जनता को मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, इस सूचना तक जनता की पहुंच होनी चाहिए। क्यों सूचना या इन्फॉर्मेशन तक जनता की पहुंच होनी चाहिए? क्योंकि जब तक जनता सूचना या इन्फॉर्मेशन नहीं जानेगी तब तक अपने मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19(1) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, उसको अच्छे ढंग से नागरिक व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका ये कहा गया है कि भारत के संविधान में आपका भारत का संविधान भारत को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री घोषित करता है। ये भारतीय संविधान के प्रियम्बल में ही है, यानी कि भारतीय संविधान भारत को लोकतंत्रात्मक देश घोषित करता है तथा गणराज्य भी घोषित करता है, गणराज्य भी घोषित करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी आपका सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया। अर्थात डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता सर्वोच्च होती है, सॉवरेनिटी जनता में निहित होती है। जनता को ये हक होना चाहिए कि सरकार कौन सा कार्य कर रही है ये जनता जाने। और तत्पश्चात गणराज्य या रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्र का हेड होगा, जो प्रधान होगा, वह किसी वंश से न होकर आपका कोई भी समाज का व्यक्ति, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी क्यों न हो सकता है। इसी बीच आपका सामंजस्य भी बैठाना है, यानी कि लोकहित और व्यक्तिगत हित में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट में आपका बैलेंस भी बनाना है। इस बैलेंस की प्राप्ति के लिए भी ये कानून आपका बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि लोकहित
लोकहित तथा प्राइवेट हित। प्राइवेट हित, इन दोनों में बैलेंस बनाकर और नागरिकों को सूचना प्रदान की जाए। देखिए, आपका 2-3 बातें यहाँ कवर करना है। यदि लोकहित और प्राइवेट हित में टकराव होता है, विपरीतता होती है, तो हमेशा कानून लोकहित को प्रश्रय देता है, अर्थात लोकहित और प्राइवेट हित में टकराव होने पर लोकहित प्रिवेल करेगा। ये कई जगह आपको मिलेगा। जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र में भी ये आपको मिलेगा। विधि शास्त्र में भी आपको ये बात मिलेगी। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 में मुख्य रूप से ये बात समाहित है कि पापुली लेक्स सुप्रीमो यानी कि लोकहित सर्वोच्च विधि है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकहित और प्राइवेट हित में टकराव होता है तो पब्लिक इंटरेस्ट ही प्रिवेल करेगा। अब इन दोनों में जो टकराव है, उस टकराव को आपका उस टकराव में बैलेंस बनाने के लिए भी यह कानून पारित किया गया। इस प्रकार जो आपका आरटीआई का प्रियम्बल था, उसकी मुख्य बातें आपको बताई गई। अब आइए चैप्टर 1 शुरू किया जाए। सूचना के अधिकार अधिनियम का आपका चैप्टर 1। जहाँ तक चैप्टर 1 की बात है, चैप्टर 1 आपका प्रारंभिक बातों के बारे में है, यानी कि अध्याय या चैप्टर 1। चैप्टर 1 प्रारंभिक बातों के बारे में है। प्रारंभिक बातों के बारे में है। और जो ये प्रारंभिक बातें हैं, सामान्य बातें हैं, ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1 से लेकर 2 तक में दी गई हैं। आइए अब सेक्शन 1 चला जाए, यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 1। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ सकता है। किसी भी कानून की धारा 1 में उसका 2-3 बातें दी रहती हैं। पहली जो बात रहती हैं, उसका शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम दिया रहता है। इसके बाद दिया रहता है विस्तार या एक्सटेंड, विस्तार दिया रहता है। इसके बाद प्रवर्तन तिथि या इन्फोर्समेंट डेट, प्रवर्तन तिथि अर्थात किस तारीख को यह कानून लागू हुआ। तो जो कानून हम पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम होगा आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका विस्तार अब संपूर्ण भारत में है। अब यहाँ से आपका नया क्वेश्चन बन सकता है कि विस्तार इसका कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में ये कानून किस तारीख को लागू हुआ, तो वह डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया। तो आपका शॉर्ट टाइटल हो गई, फिर आपका विस्तार बता दिया गया। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रवर्तन तिथि या इन्फोर्समेंट डेट या प्रारंभ की तिथि या कानून के लागू होने की तिथि।
यहाँ से भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कितने पार्ट में, कितने भागों में लागू किया गया। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कितने हिस्से में, कितने पार्ट में लागू किया गया, तो आपका जवाब रहेगा 2 भागों में लागू किया गया। यानी कि यह कानून 2 भागों में लागू किया गया। कुछ धाराएं 15 जून, कुछ धाराएं 15 जून 2005 को लागू कर दी गई। इसके बाद ये लिखा गया कि 15 जून 2005 के 120वें दिन बाद, 120वें दिन बाद ये कानून पूरी तरह लागू होगा। तो 120वें दिन बाद आया 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005। यहाँ से आपका 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार इसको देखिए कि सूचना का अधिकार कितने भाग में लागू हुआ, 2 भाग में लागू हुआ। फिर दे देगा सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो अगर पूर्ण रूप से पूछे तो आपका जवाब रहेगा 12 अक्टूबर 2005। 2 भागों में क्यों लागू किया गया, इसके लिए अगली धाराओं में जो प्रावधान किया गया है वहाँ आपको बताया जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपको रिलेट करके पढ़ेंगे, और इसी के साथ जो आपको रिलेट करके पढ़ेंगे वह संविधान को पढ़ेंगे। यानी कि कोरिलेट करके भारत के संविधान को पढ़िएगा, और फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम पढ़िएगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम भी 2 भागों में लागू किया गया था, और भारत का संविधान भी 2 भागों में लागू किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 394 ये बता देता है कि 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, जबकि संपूर्ण संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये BHU LLM में ये क्वेश्चन बना था कि भारत का संविधान कितने भागों में लागू किया गया, तो आपका जवाब रहेगा 2 भागों में। इसी प्रकार बिहार में भी जे में पूछ सकता है कि भागीदारी अधिनियम कितने पार्ट में लागू किया गया, 2 पार्ट में। आइए प्रवर्तन तिथि के बाद आपका इस प्रकार आपका सेक्शन 1 में जो भी बातें बताई गई हैं वह आपको पढ़ाई गई कोरिलेट करके। अब आइए सेक्शन 2 देखा जाए। जहाँ तक सेक्शन 2 की बात है, धारा 2 में परिभाषाएं कुछ शब्दों को दी गई हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। यानी कि धारा 2 में कुछ शब्दों को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, और यहाँ से भी कम से कम एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है वह बनता है सूचना और सूचना का अधिकार। यानी कि सूचना या इन्फॉर्मेशन कहाँ परिभाषित हैं, 2F, और सूचना का अधिकार कहाँ परिभाषित हैं, 2J। कम से कम आपका हर हाल में 2 परिभाषाएं
अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। वह परिभाषाएं हैं 2F और 2J। वैसे कंपटीशन में आजकल चूँकि फालतू क्वेश्चन भी ज़्यादा बन रहे हैं, अतः ऐसी दशा में आपको केवल 2 ही परिभाषाएं न तैयार करके अन्य परिभाषाएं भी तैयार करनी पड़ेंगी। देखिए, एक एक शब्दों को परिभाषित किया जाए। धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई हैं, 2A की परिभाषा देखा जाए। धारा 2A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्थात समुचित सरकार। जब भी धारा 2A पढ़िए, आपको IPC और CRPC भी कोरिलेट करना है। IPC की धारा 55A पढ़ेंगे और इसी के साथ CRPC की धारा 432 का क्लाज 7 पढ़ेंगे। फिर एक बार देखिए, CRPC की धारा 432 के क्लाज 7 में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है, जबकि IPC की धारा 55A में भी समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। पिछली बार झारखंड APO में आपका 55A पूछा गया था कि समुचित सरकार को आपका IPC में परिभाषा कहाँ दी गई है। हो सकता है कि आपका CRPC भी पूछ ले। अब समस्या ये आई कि चाहे IPC हो, चाहे CRPC हो और चाहे सूचना का अधिकार अधिनियम हो, समुचित सरकार यानी कि भारत में आपका केवल 2 ही सरकार हैं। एक केंद्रीय सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकार, राज्यों की सरकार। अगर आपसे कोई पूछे कि समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ, पहला दे दे केंद्रीय सरकार, दूसरा दे दे राज्यों की सरकार, तीसरा ऑप्शन दे दे दोनों और फिर दे दे इनमें से कोई नहीं, तो चाहे IPC में ये क्वेश्चन पूछे, CRPC में पूछे, सूचना के अधिकार के तहत पूछे, सभी में एक ही परिभाषा है यानी कि दोनों। इस प्रकार पहली परिभाषा आपको बताई गई। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कोरिलेट करके भी ज़रूर पढ़िए। कहाँ किस मॉडल का क्वेश्चन बना है, इसको भी आपको पढ़ाते समय बताया गया। आइए देखा जाए आपका जो 2B यानी कि RTI का सेक्शन 2B में जो डिफिनीशन दी गई है, जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को देखा जाए। धारा 2 के क्लाज B में जो परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा आपका है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। ये पूछ सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा 2B में। फिर क्वेश्चन उठ सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का मतलब क्या होगा, तो केंद्रीय सूचना आयोग का मतलब कि इस अधिनियम की धारा 12 में गठित आयोग, यानी कि इस अधिनियम की धारा 12 में जो आयोग गठित किया जाता है वही केंद्रीय सूचना आयोग कहलाएगा। अब समस्या ये आई कि धारा 12 में जो
केंद्रीय सूचना आयोग गठित होगा। उसमें एक मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग अधिकतम कितने लोगों से मिलकर बनता है? 11। अगर मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त सहित पूछे तो 11 और मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त के सिवाय पूछे तो अधिकतम 10 मारिएगा, यानी कि रहित और सहित। रहित का मतलब कि इनको छोड़कर तो 10 मारना है, और सहित का मतलब इनको जोड़ते हुए तो 11 मारना है। इस प्रकार धारा 2B में जो परिभाषा दी गई थी वह परिभाषा भी समाप्त हुई। अब आइए धारा 2C देखा जाए। जहाँ तक सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2C की बात है, धारा 2C में देखिए क्या परिभाषित किया गया है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, धारा 2C में जो परिभाषा दी गई है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की परिभाषा अधिकारी की परिभाषा धारा 2C में दी गई है। इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाइए धारा 2D देखा जाए। धारा 2D में जो परिभाषा दी गई है, मुख्य सूचना आयुक्त की परिभाषा दी गई है। मुख्य सूचना आयुक्त का मतलब क्या हुआ? तो मुख्य सूचना आयुक्त का मतलब अभी हमने बताया था कि इस अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम और 10 मेंबर हो सकते हैं। तो जो ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इसी को आपका एक होता है और सूचना आयुक्त अधिकतम 10 हो सकते हैं। अभी आपको इसके पहले भी आपको बताया गया था। इसके बाद आइए 2D की परिभाषा के बाद 2E आया जाए। जहाँ तक 2E की बात है, 2E में आपको जो परिभाषा दी गई है वह सक्षम प्राधिकारी, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी। 2E में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अर्थात सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, ये इसको बताया गया है। आपका कह सकते हैं कि 2E में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 2E में निम्नलिखित पद पर आसीन व्यक्तियों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी माना गया है। उसमें देखा जाए लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का पहला हो गया, लोक जो सभा होती हैं उसका जो अध्यक्ष होगा वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना जाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा का जो सभापति होगा, राज्यसभा का जो सभापति होगा वह भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं।
सभा का जो अध्यक्ष होगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इसके बाद विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का जो सभापति होता है वह भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की दशा में यानी कि सुप्रीम कोर्ट की दशा में CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति भी आपका सक्षम प्राधिकारी होगा। हाई कोर्ट की दशा में जो हाई कोर्ट का CJ होगा यानी कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा, यानी कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा, वह भी सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। अगर संविधान के तहत कोई बॉडी को गठित किया गया है तो केंद्रीय स्तर पर उसके लिए भारत का राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी होगा और राज्य स्तर पर आपका जो प्राधिकारी होगा वह राज्यपाल होगा। राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा राज्य स्तर पर। और अगर किसी राज्य में कह सकते हैं कि संघ शासित प्रदेश हैं और संघ शासित प्रदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत अगर प्रशासक नियुक्त किया गया है, प्रशासक या 239A के तहत उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं या प्रशासक नियुक्त किया गया है, वह भी सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सक्षम प्राधिकारी में कौन शामिल हैं, कौन शामिल नहीं है। तो ये जो लिस्ट मैं लिखा हूँ, आपका कर्तव्य है कि इस लिस्ट को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्री में आपका क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखा जाए, अगली परिभाषा ज़्यादा पूछी जाती है। इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का मतलब क्या हुआ। ये दो परिभाषाएं ज़्यादा गलत होती हैं। जो भरमाऊ क्वेश्चन बनते हैं वह दो परिभाषाओं पर बनते हैं। एक इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना, और दूसरा जो परिभाषा गलत होती है वह सूचना का अधिकार है। तो फिर एक बार याद रखिए, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन या सूचना की परिभाषा की बात है, अगर ये पूछे कि इन्फॉर्मेशन या सूचना को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 2F में, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F में इन्फॉर्मेशन को, सूचना को परिभाषित किया गया है। सूचना की जो परिभाषा दी गई है ये काफ़ी विस्तृत परिभाषा दी गई है, वाइड परिभाषा दी गई है। सूचना में क्या क्या शामिल हैं एक एक करके इसको भी तैयार रखिएगा। जहाँ तक सूचना की बात है, सूचना में आपका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो धारित अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड हैं, वह भी सूचना में शामिल माना जाएगा। फिर आपका आया कोई डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज भी सूचना में शामिल माना जाएगा। फिर मेमोरेंडम यानी कि कोई ज्ञापन हो गया, वह भी सूचना में शामिल हैं। ईमेल भेजा गया
ईमेल भेजा गया किसी को, वह भी सूचना में शामिल हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी किसी मुद्दे पर मत दिया, राय दी, ओपिनियन दी, वह भी सूचना में शामिल हैं। और प्रेस विज्ञप्ति जो जारी होता है, प्रेस रिलीज यानी कि प्रेस विज्ञप्ति भी सूचना में शामिल है। तत्पश्चात जो परिपत्र जारी किया जाता है, परिपत्र को भी इन्फॉर्मेशन में शामिल किया गया है, यानी कि परिपत्र को भी आपका सूचना में शामिल किया गया है। इसके बाद जो सूचना में आपका शामिल किया गया है वह है, कह सकते हैं परिपत्र के बाद आदेश, यानी कि अगर सरकारी प्राधिकारी या सरकार ने कोई आदेश दिया है वह भी सूचना मानी जाएगी। आदेश को भी, या लॉग बुक, जो लॉग बुक होती है वह भी सूचना, लॉग बुक भी सूचना में शामिल हैं। इसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि कोई संविदा की गई है, वह भी सूचना में शामिल हैं। इसके बाद आपका कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो रिपोर्ट भी सूचना में शामिल हैं। तत्पश्चात कागज पत्र, यानी कि कागज पत्र कोई है वह भी सूचना में शामिल हैं। तत्पश्चात आपका नमूने, मॉडल, यानी कि जो नमूने होते हैं वह भी सूचना में शामिल हैं इत्यादि। यानी कि कुल मिलाकर सूचना में क्या क्या शामिल हैं ये बातें आपको धारा 2F में दी गई हैं। इसके बाद 2F के बाद जो आपको पढ़ना है 2G को भी कोरिलेट करके पढ़ना है। और 2G में विहित या प्रेस्क्राइब्ड शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी कि 2G में विहित या प्रेस्क्राइब्ड शब्द को परिभाषित किया गया है। इसको भी कोरिलेट करके पढ़ना है। UPJ में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। 2G में प्रेस्क्राइब्ड यानी कि विहित शब्द को डिफाइन किया गया है। जब भी ये शब्द पढ़िए इसी के साथ कोरिलेट आपको करना पड़ेगा। CRPC की धारा 2T को कोरिलेट करके पढ़िएगा और इसी के साथ CPC की धारा 216 को कोरिलेट करके पढ़िएगा। इसी के साथ संविधान का भी अनुच्छेद कोरिलेट करना है। जो संविधान का अनुच्छेद कोरिलेट करना है वह 227 करना है और संविधान का अनुच्छेद 145। देखिए कैसा क्वेश्चन इस पर बनता है उसको देखा जाए। जहाँ तक प्रेस्क्राइब्ड की बात है, विहित की बात है, 2G में विहित शब्द को परिभाषित किया गया है और विहित का मतलब नियमों द्वारा विहित, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो रूल बनाया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं उसी को विहित कहा जाता है। ये जो नियम है ये आपको सतर्क रहना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3)(a) से भी देखना है कोरिलेट करके। ये जो रूल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया जाएगा अनुच्छेद 13(3)(a) में इसे लॉ या विधि माना जाएगा। अर्थात यदि कोई नियम जो हमारे मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो
तो ऐसा नियम उस मात्रा तक, उस लिमिट तक, उस सीमा तक वाइड होगा, बातिल होगा, अर्थात शून्य होगा। तो कोई पूछे कि विहित का मतलब क्या हुआ, तो आपका जवाब रहेगा नियमों द्वारा विहित। विहित शब्द की परिभाषा CRPC की धारा 2T में दी गई है। सेम आपकी परिभाषा है CPC में 216 में दी गई है, सेम परिभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 227 को देखा जाए, अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है, और जो उच्च न्यायालय नियम बनाता है यह भी प्रेस्क्राइब्ड या विहित कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट रूल बनाता है, और यह भी जो रूल है वह कह सकते हैं कि इसे भी प्रेस्क्राइब्ड कहा जाता है। जहाँ तक CPC की बात है, इसको जोड़ सकते हैं आप। CPC की धारा 122 और 125 के तहत सिविल मामलों के लिए उच्च न्यायालय नियम बनाता है, ये भी विहित कहा जाएगा। और CRPC की धारा 477 के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है, इसे भी विहित या प्रेस्क्राइब्ड कहा जाएगा। तो आपको फिर एक बार अंत में बता दिया जाए, जब भी आप विहित या प्रेस्क्राइब्ड पढ़िए तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2G पढ़िए, CRPC की धारा 2T और 477, CPC की धारा 216, 122, 125, संविधान का अनुच्छेद 227, 145 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3)A पढ़ना है। धन्यवाद।